अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जावा कंप्लीट कोर्स। इसमें हम जावा के बारे में बातें करेंगे और जावा बिगिनर से लेकर एंड तक हम सीखेंगे। और ये तो मैं आपको कंटेंट्स में बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम कुछ ना कुछ इस कोर्स में से आगे लेकर जाएं। तो दोस्तों जावा को क्यों चुना जाता है, यानी जावा को लोग क्यों पसंद करते हैं या जावा क्यों इतनी पॉपुलर है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले आप लोगों को बता देता हूँ, इसके बाद अपने कंटेंट शेयर करूँगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है जावा के बारे में वो है कि ये सबसे सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल किस तरह कि इसका जो सिंटैक्स है वो सी प्लस प्लस से मिला हुआ है, यानी अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस की हुई है तो आप लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगी, अगर नहीं की तो शायद आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना थोड़ी मुश्किल हो जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये शायद ऊपर एक टिकर भी आ रहा होगा जिसके ऊपर मैंने अपनी सी प्लस प्लस की सीरीज़ का लिंक दिया हुआ है। वो एक छोटी सी शॉर्ट सी सीरीज़ है, वो अगर आप काइंडली कर लें तो वो और ईजी है। ठीक है, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का के जब टॉपिंग करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ी बहुत समझ बूझ होनी चाहिए। बहरहाल वो साथ साथ सारा होता रहेगा, ठीक है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी। तो इसका जो सिंटैक्स है वो सी प्लस प्लस से मिल रहा है। तो अगर आपने सी प्लस प्लस किया है, अमूमन लोग अपने इंटर की क्लासेस में ये सारी सी प्लस प्लस या मैट्रिक वगैरह में करके आते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस रखी होती है उन्होंने सी होता है। और वैसे भी कुछ लोग बैर अकेडमी से सीखने जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें यही सिखाया जाता है। और जो लोग जावा पर आए होंगे यकीनन वो सी प्लस प्लस पर उन्होंने थोड़ी बहुत ट्राई की होगी, ठीक है। अगर नहीं की तो कर लें, अगर फिर भी नहीं करते तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको साथ साथ ये चीज़ें सिखाता जाऊँ, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जावा और सी प्लस प्लस में, यानी सी प्लस प्लस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जावा में नहीं होंगी, ठीक है। जावा ज़्यादा सिंपल है, सी प्लस प्लस से भी ज़्यादा सिंपल है। तो सिंपल से मुराद ये है कि यहाँ मुझे लिखना था कि सिंपलर दैन सी प्लस प्लस, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हैं, बहुत एक डायनामिक किस्म की लैंग्वेज है, यानी खुद ब खुद एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। तो खुद ब खुद किस तरह एक्सपेंड हो रही है कि अगर कोई फीचर है ना, तो आप उसको सिर्फ रेफरेंस दे दो तो ये प्रोग्राम खुद ब खुद उसकी लाइब्रेरीज वगैरह खुद ढूंढ कर सारा कुछ चीज़ें लोड करना शुरू कर देता है, यानी आपको वो सपोर्ट देता है। यानी आपने सिर्फ ऐसे बताना है भाई ये करना है तो ये आपको पूरी सपोर्ट करेगा। यानी आपका ये जिस तरह एसेसन क्रीड में सीनू होता था, परिंदा होता था, वो पूरी सपोर्ट करता था, वो एनिमीज डिटेक्ट करता था, ये भी आपको हर चीज़ में हेल्प करेगा, ठीक है। बहरहाल फिर भी कंप्यूटर एक डम डिवाइस है, यानी अगर आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा आपको रिलाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको अब एक सिंटैक्स ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, ठीक है। जो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उसके साथ साथ याद हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारा दूसरा नुकला है कि ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है राइट वंस रन एनीवेयर, यानी आप एक मतलब कोड लिखते हैं आपको किसी डिवाइस पर रन कर लें, यानी इसके लिए आपको रिकम्पलेशन बार बार नहीं, एक मतलब कंपाइल करेंगे एक बाइट कोड बन जाएगा, ठीक है। यानी बाकी लैंग्वेजेस की तो एग्जीक्यूटेबल फाइल या बाइनरी फाइल्स बनती हैं डायरेक्टली, ठीक है, कंपाइलर से, लेकिन इसमें एक बाइट फाइल बनेगी जिसको आप किसी भी मशीन के जावा की वर्चुअल मशीन को कहेंगे तो वो किसी भी मशीन के हिसाब से उसे यानी कर देगी, रेडी कर दी। तो इस तरीके से आप एक मरतबा लिखें, ठीक है। और इसके अंदर जो दूसरा नुक्ता आता है वो पोर्टेबिलिटी का है, यानी यही इसी पोर्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो आप एक मरतबा कोड लिखें और आप उसको किसी भी डिवाइस पर यूज़ करें, यानी इसे पोर्टेबल भी, इसका दूसरा यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मुराद पोर्टेबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है, आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा जो इश्यूज़ है वो है प्रोग्रामर एफिशिएंट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये काफ़ी हेल्प करती है, ये काफ़ी पावरफुल और वेल डिज़ाइंड जो लैंग्वेज है उस तरह की लैंग्वेज है, यानी ये अपने जो प्रोग्रामर है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर इसके साथ APIs हैं, ठीक है। जो APIs के बाद में मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, अभी मैं आप लोगों को इतना कंफ्यूज नहीं करूँगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस यूज़ होंगी, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इसमें ज़्यादातर वक्त हमारा ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पर गुजरेगा, क्योंकि इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स और उसका कंसेप्ट नहीं है। जो आपका मेन फंक्शन भी है वो भी एक क्लास के अंदर होगा, यानी आपको क्लासेस के अंदर काफ़ी अबूर होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम पहली भी जो इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं उनमें ये चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ लग रही है तो नीचे सेटिंग में जाएं, ठीक है। यूट्यूब के किसी वीडियो के नीचे सेटिंग होती है, वहाँ से जाकर आप इस आवाज़ को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ ऑप्शन आएगा तो आप 0.75 या 0.5 जो आपको फिजिबल लगता है उस हिसाब से भी इस वीडियो को स्लो कर सकते हैं, ठीक है।
तो मुझे अमूमन ख़ुद भी महसूस होता है कि यार मैं थोड़ा जल्द जल्द बोल जाता हूँ या कर जाता हूँ, ठीक है। तो आप भी लोग भी नोट करेंगे कि जब आपकी किसी चीज़ के ऊपर कमांड होती है तो आप उस चीज़ को बहुत बहुत जल्दी बोल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत जल्दी पढ़ जाते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एरर फ्री का। तो एरर फ्री से मुराद ये है कि इसमें चूँकि ऑपरेटर नहीं होते, ना पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है, ना मेमोरी मैनेजमेंट होती है, ना उसके साथ साथ होती है इनहेरिटेंस होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस होती है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नहीं होती जिसकी वजह से एरर्स का ऑप्शन नहीं होता। वो अमूमन हमें जो ज़्यादातर ऑपरेटर्स से मुराद क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये इससे थोड़ी अब्स्ट्रैक्शन का ऑपरेटर का ओवरलोडिंग और पॉइंटर्स नहीं होते, तो इस वजह से इससे एरर फ्री कहा जाता है। और पॉइंटर्स नहीं होते तो अमूमन हमारा C++ में जो इशू होता था वो पॉइंटर्स की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा एरर आते थे। तो वो पॉइंटर नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, तो आपको ये इश्यूज़ नहीं होंगे। उसके बाद है जनाब सिक्योर का। तो इसमें वायरस नहीं आते, ठीक है, जो जैसा कि मैंने आप लोगों को पॉइंटर्स और ये मेमोरी, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर मलिशियस कोड अलाउ नहीं होता। क्यों नहीं अलाउ होता? क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट खुद उसका जावा का खुद सारा कुछ डील करता है, यूज़र का मेमोरी के साथ कोई दारोमदार नहीं है, यानी इस हिसाब से भी ये सिंपल है, ठीक है, और सिक्योर भी है और एरर फ्री भी है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद है नेटवर्क एंड वेब सपोर्ट। तो नेटवर्क सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, यानी ये नेटवर्क सेंट्रिक है, यानी इसमें नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन बनती है जिसमें क्लाइंट सर्वर मल्टी टायर आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता है। और वेब सपोर्ट अब इसके बाद आ जाती है। वेब सपोर्ट है, ये होती है कि इसमें इस काम के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये लैंग्वेजेस इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल कैसे है कि पहले आप कुछ बहुत सारी अपनी प्रोग्रामिंग की यूज़ करते थे, तो उसमें आप 8 बिट के अल्फ़ाबेट यूज़ करते थे, यानी वेस्टर्न इंग्लिश वगैरह सारा कुछ यूज़ होता है। लेकिन इसकी थोड़ी सी 8 बिट अल्फ़ाबेट से थोड़ी सी अपने जो सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ करके 16 बिट है, यानी उसको डबल कर दिया यूनिकोड, यानी आप इंग्लिश के अलावा भी बाकी कैरेक्टर्स और बाकी चीज़ें में ये सपोर्ट करती है। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है, यानी आपको ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश वाले लोग नहीं यूज़ कर सकते बल्कि और लोग भी काफ़ी सारे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल किस्म की लैंग्वेज है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो लाजमी बात है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होगा। तो उसी चीज़ के लिए मैंने आखिरी पॉइंट लिखा है कि ये इसकी मार्केट बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, ठीक है, और बहुत सारी ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ में ये यूज़ होती है, ठीक है। तो ये हमारा जावा के प्रेफरेंस देने की यही वजह थी हमारी, ठीक है। तो इसके बाद जनाब हमारा आ जाता है कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम जावा के बारे में देखेंगे, जावा क्या है, ठीक है। उसके बाद हम जावा की को इंस्टॉल करना, यानी जो उसके टूल्स वगैरह हैं वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो एक जावा डेवलपमेंट किट क्या है, यानी बेसिक्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जावा काम कैसे करता है, उसके कंपाइलर्स काम कैसे करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम फ़ौरन जंप कर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे बेसिक्स की तरफ आएंगे जिसमें हमारे वेरिएबल्स हैं, लूप्स हैं, ठीक है, और वेरिएबल्स वगैरह हो गए हैं, ऑपरेटर्स वगैरह हो गए हैं। उसके बाद हमारे जो कंडीशनल हैं, इफ एल्स वगैरह, स्विच वगैरह की स्टेटमेंट्स। और उसके बाद हमारे जो जिन्हें आप लूप्स कहते हैं वो है, यानी जिसमें हम बात करते हैं कि फॉर वैल और वैल इफ वगैरह के जो हमारे लूप होते हैं, डू वैल और इफ वैल इफ नहीं, डू वैल वगैरह के। तो इस तरह के हमारे लूप्स हैं, ठीक है। हमारे फंक्शन हैं जिन्हें हम मेथड्स भी कहते हैं, सारा कुछ है। बहरहाल वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से फंक्शन वगैरह। तो उसके साथ साथ हम अरेज की बात करेंगे, ठीक है, और अरेज के साथ साथ हम थोड़ी बहुत बात करेंगे यूज़र के इनपुट लेने की, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर यूज़ करने की, ठीक है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर जाएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे मेथड्स की, ऑब्जेक्ट और क्लासेस की बात करेंगे, गटर एंड सेटर फंक्शंस की, कंस्ट्रक्टर्स की बात करेंगे। उसके बाद इनहेरिटेंस की, पॉलीमॉर्फिज्म की, इनकैप्सुलेशन की, कंपोजिशन वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको स्लाइड्स पर एक्सप्लेन करूँगा और उसके प्रोग्राम आपको बना के रन करके दिखाऊँगा। उसके बाद साथ साथ मैं आपको फाइल हैंडलिंग पर, डेटाबेसेस, मल्टी थ्रेडिंग और जावा एफएक्स और बहुत सारी चीज़ें नेटवर्क से रिलेटेड वगैरह या वेब से रिलेटेड आप लोगों को कवर कराऊँगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है, बहुत सिंपल सा करूँगा, तो इतना टेंशन नहीं लेनी। तो
इसके साथ साथ ये चंद मैंने प्लेलिस्ट आपको शो कर रहा हूँ। ये 15 सेकंड की स्लाइड है, अगर आपको इसमें से कुछ वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली इनको आप लोग इस तरह करेंगे, चेक कर लें, ठीक है। तो शायद आपके काम हो जाए। तो मैं तब नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।